तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज कराची की उस दास्तान को ख़त्म करेंगे आखिरी पूरा जायज़ा लेकर। ये पूरी कहानी हमें क्या बताने की कोशिश करती है, ले देखिए इसकी क्या कमियां रहीं, क्या अचीवमेंट्स हुई, दाऊद ने क्या खोया क्या पाया, छोटा राजन ने क्या खोया क्या गंवाया क्या पाया, और कराची के अंडरवर्ल्ड की इतनी बुरी हालत क्यों हुई जिसमें उनका बेसिकली कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, इतने लोग मारे गए छोटा राजन को मारने के चक्कर में जिसका अंदाज़ा शायद कभी खुद दाऊद इब्राहिम ने भी नहीं लगाया होगा। हालात ऐसे बनते गए जिनका डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो भी मारे गए। आज हमने वो किस्सा इसलिए जारी नहीं रखा क्योंकि ये छोटा राजन एंगल आज ख़त्म कर दें, कल से हो सकता है कि जो लोग और मारे गए इसी रंजिश में, इसी किस्से को आगे बढ़ते हुए कराची के अंडरवर्ल्ड में कैसे उल्ट फेर आए, कैसे दुश्मनियाँ बढ़ी और कैसे बहुत सारे कत्ल हो गए। इसमें से बहुत सारे करैक्टर्स का हमने जिक्र किया है जो बाद में मारे गए, तो उनकी बात आने वाले दिनों में करेंगे। आज बात करेंगे कि पूरे के पूरे ऑपरेशन के पीछे की मंशा क्या थी, क्यों ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, कैसे फ्लॉप हुआ और हु इज़ द विनर, ये लड़ाई जीता कौन, इन बातों की बात करें। मैं बहुत बार आपको पुराने एपिसोड जो बहुत सालों से लोग साथ में जुड़े हुए उन्होंने पढ़े होंगे, सुने होंगे कि दाऊद ने अपने शुरुआती करियर में, शुरुआती दिनों में 3 लोगों से बहुत कुछ सीखा था। उस समय के सबसे बड़े डॉन जो दाऊद के पिता के भी मित्र थे, अच्छी दोस्ती थी, करीम लाला, शेर खान पठान, उनसे दाऊद इब्राहिम ने एक बड़े होने का एहसास सीखा कि फैमिली में एक बड़ा आदमी, बुज़ुर्ग जो सीनियर होता है, वो बिहेव कैसे करता है, छोटों से बात कैसे करता है, कम उम्र के लोगों से कैसे मिलता गिलता है और बोलचाल उसकी कैसे होती है, और साथ के साथ उसी बोलचाल के चलते रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं। अब दुनिया भर को मालूम है कि जिंदाजी करीम लाला के इंदिरा गांधी तक पहुंच थी। बड़े बड़े मंत्री, संतरी, पुलिस अफसर, कस्टम वाले, IAS, IPS सब उसके साथ मिलते गुजरते थे, क्योंकि उसका काम करने का तरीका बहुत अलग था। उसने कभी किसी दूसरे के काम में दखल नहीं दिया और अपने काम में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं किया। खुद कभी उसने किसी को मारने की सुपारी नहीं ली, किसी को मारने की सुपारी दी नहीं। उसके लड़के लोग कहीं को लड़ाई झगड़ा होता था खुद लड़ते थे और या मर जाते थे या दूसरे को मार देते थे, भाड़े के टट्टुओं का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो इस किस्म का उसका एक काम करने का तरीका था। पब्लिक रिलेशन करीम लाला का कमाल का था और ये सब बातें बचपन में जब दाऊद छोटा था, 17-18 साल की उम्र से लेके, अपने पिता की बदौलत उसने करीम लाला से ये गुण सीखे और पल्ले बांध लिए जो बाद में बहुत काम आए। उसके बाद दूसरा इम्प्रेशन जो दाऊद की यंग एज में था वो हाजी मस्तान का था, एक एस्ट्यूट बिजनेसमैन, पूरा अनपढ़, सिवाय तमिल के उसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था, कोई डिग्री नहीं, कभी स्कूल गए नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए की स्मगलिंग कर डाली।
बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फिल्म वालों से ऐसे रसूख, प्रेम लाला की तरह सरकारें दरबारें, हर जगह पहुँच, और बाद में सबको छोड़ छड़ा के एक हाजी की ज़िंदगी भी जीने लगा, हाजी मस्तान बन गया। उससे बिजनेस करने का तरीका दाऊद ने बाखूबी सीखा और लोगों से कैसे मिलना बरतना, रिश्तेदारियां निभाना, रिश्ते निभाने, अपने लोगों की मदद कैसे करनी है, वफादारों का ख्याल रखना, इस किस्म की बात वो हाजी मस्तान से सीखी। और तीसरा जो सबसे ज़बरदस्त असर था वो था वरदाराजन मुडलियार का। उसके भले ही दाऊद ज़्यादा करीब नहीं रहा, लेकिन जो एक दहशत वाला एटमॉस्फेयर वरदाराजन मुडलियार क्रिएट करता था, उसका भी असर दाऊद पे हुआ। तो वो जो क्राइम में एक दहशत, एक टेरर क्रिएट करना, दहशत पैदा करनी, ऐसा जवाब देना कि लोग सोचते रह जाएं, एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं, वायलेंस की हद तक जाना, इस किस्म के जो नेगेटिव क्वालिटी से काम आदमी के लिए होती हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड वालों के लिए ये पॉजिटिव बातें होती हैं। तो ये दरिंदगी जो थी, मतलब जो दुश्मन आ जाए उसको माफ़ नहीं करना, भले कोई भी हो, इस किस्म का क्रूड जो एक एटीट्यूड जो बिल्कुल अगेंस्ट था, एंटी था करीम लाला और हाजी मस्तान के थीसिस के। वरदाराजन उनका एंटी थीसिस था, लेकिन वरदा से जो गुण लिया, वो दरिंदगी वरदाराजन से सीखी, जो बहुत सालों तक दाऊद के इस क्राइम की दुनिया में काम आई। वरदा से एक गुण और सीखा दाऊद, वो था जो काम आप पैसा दे के किसी से करवा सकते हो, उस काम के लिए अपने बंदे मरवाने का कोई फायदा नहीं। अगर आपको दूध बाजार में मिलता है तो घर में गाय बांधने की ज़रूरत नहीं है। ये वरदाराजन का फार्मूला था। और अपने लंबे क्राइम के सफ़र में वरदाराजन ने बहुत सारे काम दूसरों से करवाए, जैसे वो जुहू वाला कत्ल पॉल का, फिलिप का, वो उसने छोटा राजन और बड़ा राजन से पैसे दे के करवाया। ऐसे बहुत सारे काम वो दूसरों को पैसे दे के करवा लेता था। तो जो आउटसोर्सिंग ऑफ क्राइम होती है, ये आउटसोर्सिंग दाऊद ने थोड़ी सी हाजी मस्तान से सीखी, लेकिन बड़े लेवल पे वरदाराजन से सीखी। हाजी मस्तान का अपना कोई क्रिमिनल गैंग नहीं था, वो बॉडीगार्ड नहीं थे, कोई इस किस्म के गनमैन नहीं थे, कुछ नहीं था। कभी तकलीफ होती थी तो वो या तो करीम लाला का साथ ले लेता था या वरदाराजन का, लेकिन खुद अपने आदमी उसने कभी नहीं रखे जो उसके नाम से उसके बिहाफ पे खून खराबा करें, बदले लें, कत्ल करें, कत्लो गारद करें। ये काम हाजी मस्तान ने कभी नहीं किया। ही वॉज अ थॉरोब्रेड स्मगलर, नेवर अ गैंगस्टर। वो डॉन वॉन नहीं था। तो करीम लाला कभी स्मगलर नहीं था, वो एक डॉन था अपने तरीके का, जेंटल डॉन। लेकिन वरदाराजन सब कुछ था, वो डॉन भी था, वो कातिल भी था, सफारी भी लेता था, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी चलाता था, जुए के अड्डे भी चलाता था, दारू का धंधा बहुत बड़े लेवल पे करता था, सरकारी ज़मीन हड़प करके वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बनाना, लैंड माफिया, वो भी काम उसने किया। कोई ऐसा 2 नंबर का काम नहीं है जो वरदाराजन ने छोड़ा। तो उससे अब इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए आपको बहुत खून खराबा करना पड़ता।
लेकिन साथ साथ आपको पुलिस की मदद भी रखनी पड़ती है, पुलिस को जेब में रखना पड़ता है। तो वो पुलिस को जेब में रखने वाला फार्मूला दाऊद ने वरदराजन से सीखा। आउटसोर्सिंग क्राइम की वो वरदराजन से सीखी। और जितने मुंबई में 85 के बेगिना में जब वो मुंबई छोड़ के दुबई जाता है सामिर खान के मर्डर के बाद, वो सबसे बड़ा ऑपरेशन था दाऊद का, सामिर को मारना। उसमें भी उसका अपना कोई आदमी नहीं था, सब रमानायक के, इसके उसके इधर उधर से सब भाड़े पे लिए हुए लोग थे। उनको पैसा दिया कि इस आदमी का काम करना है, आपको आपका पैसा मिल जाएगा, एडवांस में पैसा लो। वो करवाया। अशोक जोशी का मर्डर छोटा राजन से करवाया। और कितनी मुंबई में एग्जाम्पल्स ले लो आप। दाऊद का अपना कोई 2-4 लोगों को छोड़ के को अपने निजी शूटर नहीं थे, सब बाहर से भाड़े पे लिए जाते। आगे किसी और को रखा जाता था, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जितना काम बजाए अबू सलेम ने, वो इधर उधर से शूटर इकट्ठे कर लेता था, उनका दाऊद गैंग का कोई लेना देना नहीं होता था। तो दाऊद को पता था कि अगर हम अपने आदमी रखेंगे, वो मारे जाते हैं, जब पकड़े जाते हैं हमारा नुकसान होता है, मारे जाएंगे तो उनके परिवार का ख्याल रखना पड़ेगा, अगर पकड़े जाएंगे तो हमारे बहुत सारे राज वो पुलिस को बता देंगे, जो हम नहीं चाहते पुलिस तक हमारी अंदर की बातें पहुँचें। इसलिए बाहर के लोग हायर करो। उनको जिसने हायर किया वो मार खा के उनका ही नाम बताएगा, दाऊद का नाम तो लेगा नहीं। तो ये हर धंधे के कुछ अपने पैंतरे होते। तो दाऊद ने 90% अपने जो काम बजाए वो सब भाड़े के लोगों से करवाए। जे हॉस्पिटल पे अटैक सुभाष सिंह ठाकुर से करवाया। मीरा भाईंदर बसई बरार जितने काम करवाए वो भाई ठाकुर से करवाए। गुजरात में जितने काम करवाए वो गुजरात के लोगों से करवाए। अपने भाइयों के नाम पे कोई कत्ल मर्डर इस किस्म का बात नहीं। किसी को धमकी देनी है पैसा मंगवाने के लिए तो वो धमकियाँ देने वाले लोग भी रखे हुए थे, वो छोटा शकील हो, चाहे मत हो या इस किस्म के हो, उनका काम था धमकियाँ देना। और दाऊद भाई इनका जो क्लैन है वो कभी डायरेक्ट धमकी नहीं देता, बस अपने आप को सेफ रखते थे, दूसरों को आगे रख के काम करते। तो ये पुराना दाऊद का काम करने का तरीका। बिल्कुल उसी तरह से जब छोटा राजन ने 93 से दाऊद से अलग होके अपना गैंग बनाया, तो उसने सबसे पहले जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट में आरोपी थे 93 के, उनको एक एक को चुन चुन के मारना शुरू किया। उनमें से कई लोगों का दाऊद से डायरेक्ट कोई रिश्ता भी नहीं था, लेकिन नाम दाऊद का खराब हो रहा था कि डी कंपनी के लोगों को छोटा राजन मार रहा। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और साथ लगते देशों में दाऊद और उसके साथियों के धंधों पे छोटा राजन का गैंग कब्जे कर रहा था। तो ये डबल अटैक जो छोटा राजन ने किया, उसका बदला लेने के लिए दाऊद ने ये प्लानिंग बनाई और उसमें हेल्प ली कराची के अंडरवर्ल्ड की। सुपारी दे दिया गया कि इतने करोड़ ले लो और आप काम करो, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। और जब काम पूरा नहीं हुआ तो टिपिकली दाऊद स्टाइल में दाऊद ने अपने तरीके से बदला लेना शुरू किया। पैसे तो दे दिए सुपारी के, वो आगे शोएब ने नहीं दिए, क्या किया वो पता नहीं किसी को।
लेकिन दाऊद ने उन लोगों को माफ़ नहीं किया, क्योंकि उसको हार पसंद नहीं है। और मुझे अभी भी लगता है कि भले लोगों को लगता हो कि बात पुरानी हो गई, अब 2000 को 24 साल हो गए, कहीं ना कहीं से प्लानिंगें चलती होंगी। जैसे छोटा राजन का गैंग अभी भी प्लानिंग करता है कभी कभी के दाऊद पे हमला किया जाए, उसी तरह दाऊद गैंग भी कोशिश करता होगा कि छोटा राजन पे हमला किया जाए, लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे किसी का भी। एक तरफ दाऊद को पाकिस्तान की सरकार का संरक्षण है, दूसरी तरफ छोटा राजन को तिहाड़ जेल में सरकार की प्रोटेक्शन है, इसलिए मामला ठंडा पड़ा हुआ है। इसीलिए छोटा राजन को जेल से निकाला नहीं जाता, किसी कोर्ट की तारीख में नहीं ले जाया जाता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तिहाड़ जेल से ही पूरी कार्रवाई कर ली जाती। तो कहीं ना कहीं खतरा एजेंसीज को अभी भी है, इसीलिए उसको जेल से बाहर नहीं ले जाया जाता। लेकिन कानूनी प्रक्रिया है, केस तो चलने हैं, उनमें से आधे तो तकरीबन थोड़ी बहुत सज़ा हुई या खारिज हो गई, लेकिन काफ़ी सारे केस अभी भी बाकी। तो दोस्तों, ये दाऊद का जो काम करने का तरीका, वही तरीका जो उसका ट्रेडमार्क बना हुआ था, एक फुटप्रिंट बना हुआ था, वही उसने कराची जाके भी जारी रखा। उसी तरह लोकल ज़्यादा लोगों से संबंध बनाए, जैसे मुंबई में अपने दुश्मनों से संबंध बनाए, छोटा राजन से, दूसरे लोगों से, बाद में कईयों से दुश्मनी भी हो गई। और लेकिन जो दाऊद हमेशा कहता था कि हम जब अटैक करते हैं तो बहुत बड़े तरीके से करते हैं, ताकि आगे दोबारा हमला करने के पहले हमारा दुश्मन 10 बार जरूर सोचे। ये बात मेरे साथ एक बातचीत में दाऊद ने कही थी, मैं आपको बता चुका हूँ पहले किसी एपिसोड में। तो दोस्तों, ये सीरीज़ का उसी जो एक विंटेज दाऊद था, पुराना दाऊद, मुंबई का जब अंडरवर्ल्ड उसके इशारे पे चलता था, उसी किस्म का तरीका पूरे का पूरा कराची में देखा गया 2000 में। कहते हैं ना कि आदमी की नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, तो जो एक दाऊद का सिग्नेचर है क्राइम करने का, वो नहीं बदलेगा, ना उसकी नेचर बदलेगी। लेकिन उसके पीछे बहुत लंबा एक सफ़र तय करना पड़ता है, बहुत से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। आप देखो, पिछले दिनों में छोटा राजन की तिहाड़ जेल से एक तस्वीर निकल के आ गई, जो कोरोना काल की थी और मास्क वगैरह लगाई हुई। एक टीवी चैनल 3 दिन उसको लेके शोर डालता रहा, लेकिन दाऊद की आज तक कोई तस्वीर पाकिस्तान से निकल के नहीं आई। तो कितना प्रिकॉशन वो शख्स लेता होगा, ना तो उसकी आवाज़ सामने आती है, ना उसकी तस्वीर सामने आती। छोटा राजन की दर्जनों इंटरव्यूज़ आ गई, छोटा शकील की दर्जनों इंटरव्यूज़ आ गई बाहर, अलग-अलग। मैं तो कभी किसी क्रिमिनल की इंटरव्यू करता नहीं हूँ, तो जिन लोगों ने की हैं, लेकिन दाऊद की 93 के बाद कोई इंटरव्यू सामने नहीं आई जहाँ उसकी आवाज़ सुनाई दी गई। बहुत से लोगों ने बातचीत की फ़ोन पे, ये वो इस तरह से, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं किसी को सुनाई दी, ना किसी ने उसकी फ़ोटो आज तक दिखाई है। आम आदमी तो छोड़िए, हमारी एजेंसी भी उसकी कोई तस्वीर लेने में कामयाब नहीं रही। तो कहीं ना कहीं वो आदमी बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेता, तो बाकी गैंगस्टर जो है वो कम लेते। तो ऐसा एक जो एनालिसिस पूरी इस सीरीज़ का था, ये पूरा फुटप्रिंट, पूरा ट्रेडमार्क एक्शन,
दाऊद का ही था। बिल्कुल उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से दाऊद मुंबई में काम करता रहा। और जाते जाते आपको बता दें कि कल हमें कर्नाटका से कहीं यूसुफ बचकाना के किसी आदमी का फ़ोन आया कि यूसुफ बचकाना ठीक ठाक है, जल्दी ही छूटने वाला है, और उनका कहना है कि वो आपसे वो अपनी ज़िंदगी की किताब लिखवानी चाहता है, तो क्या आप लिखने को तैयार हो? तो मैंने कहा ठीक है, किताब लिखनी है लिख देंगे, उसमें क्या बुरी बात है। तो अगर मैं नहीं लिखूँगा तो कोई और लिख देगा, बहुत लोग मार्केट में बैठे हैं। लेकिन मैंने कहा मैं ये किताब लिखने का कोई पैसा नहीं लूँगा, मैं फ्री में लिखूँगा। मैं यूसुफ बचकाना से एक नया पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि यूसुफ बचकाना वो पैसा जो मुझे देगा तो पता नहीं कहाँ से आया होगा। मुझे इस किस्म का पैसा नहीं चाहिए। जहाँ तक किताब लिखने की बात है, उससे मुझे भी बहुत कुछ मेरे फील्ड के साथ जुड़ी हुई बातें सीखने को मिलेगी। और वैसे भी हर आदमी जिसने इतनी डेंजरस लाइफ जी हो, उसके एक्सपीरियंसेस, उसका तजर्बा लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो और वो लिखेगा तो शायद वो उसको ग्लोरीफाई कर दे, कुछ रोटी सीधे मिर्च मसाला लगाए। मैं लिखूँ तो कम से कम उसका एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होगा, उसमें से कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें से नेगेटिविटी नहीं मिलेगी आपको। इसलिए मैंने वो उनको अपनी मंजूरी दी है। आगे देखो उनका कोई मैसेज आएगा, कब शुरू होता है, कैसे बात होती है, कैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, ये बात की बात है। और मैं आपकी सलाह भी लेनी चाहता हूँ, इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्या वाकई में ही मुझे ये किताब लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए? तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। मुझे कोई पैसा कमाने का शौक़ नहीं है, क्योंकि मेरे फील्ड के साथ ये ताल्लुक़ रखता है, इसलिए मैं शायद कहीं करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अच्छी सलाह कोई भी दे तो मैं मान लेता हूँ, मुझे कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे कहीं लगेगा कि मेरे इस डिसीजन से मेरे फैंस, मुझे चाहने वाले नाराज़ हैं, तो मैं नहीं लिखूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये आपके अदालत में मैं ये दरख्वास्त पेश की है, अपना जवाब ज़रूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो लोग सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना चाहते, मेरे बहुत सारे चाहने वालों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी आप राब्ता कायम कर सकते हो। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।